और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दिल से हार मान ले, अपने मन से हार मान ले, वो व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। इसलिए जिंदगी की किसी भी चुनौती में अपने दिल से हार मत मानना, अपने मन से हार मत मानना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, तमाम छोटी खबरों की, साथ ही बात चर्चा की भी करेंगे। जो बड़ी खबरें होंगी उन पर चर्चा भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ में स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। कृतिका सुप्रभात, धन्यवाद। और जैसा कृतिका ने कहा, जीत हार का फैसला कल हो जाना है, क्योंकि अब से बस 24 घंटे बाकी हैं जब मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये नजर आ जाएगा कि कौन पड़ेगा किस पर भारी और किसकी होगी केंद्र में सरकार। यानी कि कल 8 बजे आएगा जनादेश। और इसके से जुड़ी जानकारी तो हम आपको लगातार दे ही रहे हैं। इसके साथ दिल्ली में चल रहा है पानी का संकट और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज उस अर्जी पर होनी है सुनवाई। इसके साथ साथ अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में यूपीआई ने रचा है एक नया रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के बारे में भी बताएंगे, साथ ही साथ जानकारी होगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत से। आप जुड़े रहिए अगले 1 घंटे नया सवेरा के साथ। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। कन्याकुमारी में साधना से निकले नए संकल्प। साधना पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र। कहा, भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए बना उदाहरण। सिर्फ 10 सालों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना अभूतपूर्व। किसकी बनेगी सरकार, फैसले का काउंटडाउन हुआ शुरू। कल होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने किए व्यापक इंतजाम। चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीटों के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान आज। दोनों केंद्रों पर 1 जून को हुआ था मतदान। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने की थी पुनर्मतदान की मांग। यूपीआई ने रचा इतिहास। मई में 20,45,000 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। 14 अरब से ज्यादा रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। बढ़ते तापमान के बीच दिल्ली में गहराता जा रहा है जल संकट। आरोपों से घिरी दिल्ली सरकार शीर्ष अदालत पहुंची। पानी जारी करने के हरियाणा को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज। भीषण गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का जताया अनुमान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण हादसा। राजस्थान रायगढ़ सीमा पर बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 13 लोगों की मौत, 15 घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर जताया शोक। और खेल की खबरों में फ्रेंच ओपन में दिखेगा भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। पुरुष युगल के तीसरे दौर में श्रीराम बालाजी और मिगेल एंजल की जोड़ी का सामना भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी के साथ। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश भर की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में साधना पूरी करने के बाद देशवासियों को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है कि कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प निकले हैं। और साथ ही उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव 1 जून को पूरा हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिए एक मिसाल बन चुका है। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना अभूतपूर्व है। लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव आज 1 जून को पूरा हो रहा है। और भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने में
पारदर्शिता लाने में, उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। तो कन्याकुमारी में साधना पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस साधना से एक नए संकल्प निकले हैं। उन्होंने कहा कि कैसे डिजिटल इंडिया अपने आप में मजबूत हो रहा है और टेक्नोलॉजी के जरिए गरीबों को और साथ ही पारदर्शिता लाने में आगे हम बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ अजय मिश्रा भी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, लगातार हम नई मिसाल स्थापित कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री ने जो पत्र लिखा है उससे नए संकल्प निकले हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि डिजिटल इकोनॉमी से जो हमारा भारत एक तो समृद्ध हो रहा है, साथ ही साथ 2047 का जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है उसको आगे बढ़ने में सहायता मिल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने भावना। और ये जो नए संकल्प की बात उन्होंने की है जो कि साधना से निकले हैं, आपको याद होगा संकल्प से सिद्धि प्रधानमंत्री का एक जो मंत्र था वो पिछले 10 सालों से हम लगातार कई मौक़ों पर सुनते आ रहे हैं कि कैसे राष्ट्र को अपने अपने कर्तव्यों के ज़रिए एक विकसित भारत बनाने की दिशा में हम सभी को आगे बढ़ना है। अब जब चुनाव के गहमा गहमी के बाद, थकान के बाद जब वो साधना में गए तो उन्होंने अपने विचारों को इस पत्र के ज़रिए देश और दुनिया के सामने रखा कि किस तरह से वो चुनावी ऊहापोह में एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो खेल था उससे कैसे वो उचट गए और कैसे अपने आप को अलग करते हुए इदम न मम, उन्होंने एक इस उक्ति का जिक्र किया कि मेरा कुछ भी नहीं है। डिटैचमेंट एक तरह से उनको दिखाई दिया कि चुनाव के खेल में जो मजबूरन उनको करना पड़ता है, आरोप प्रत्यारोप का जवाब देना पड़ता है, उसके बाद जब वो साधना में गए कन्याकुमारी में तो उन्हें ऐसा लगा कि वो जो जगह है जहाँ पर विवेकानंद जी ने अपनी तपस्या के दौरान आज़ाद भारत का सपना देखा था। तो स्पष्ट तौर पर इस चिट्ठी में बहुत सारे भावुक पल हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया। अपनी आध्यात्मिक यात्रा का जिक्र किया जो उन्होंने हिमालय के दिनों में बिताई थी और उस बात को फिर से स्मरण किया कि लगता है वैसे ही पुरानी यादें फिर से जीवित हो उठी इस साधना के दौरान। तो एक बहुत ही मार्मिक उद्गार जो प्रधानमंत्री के जरिए इस पत्र में देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर विकसित भारत की जो यात्रा है, संकल्प की यात्रा, उसका भी जिक्र उन्होंने इस पत्र में किया है। अजय, अगर देखा जाए तो जो लोकसभा चुनाव हुए उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री अपने इस पत्र में करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र देश है भारत। तो ऐसे में बाकी जो अन्य देश हैं उनके लिए एक मिसाल भी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भारत की ओर से दुनिया के लिए कई ऐसे उदाहरण हैं जिसकी ओर दुनिया बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रही है। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे भारत ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, एक ऐसा मॉडल दिया गवर्नेंस का जिसमें आप तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो जन कल्याण की योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस के जरिए, जिसका जिक्र भावना भी कर रही थी कि एक नए गवर्नेंस का मॉडल आप पूरी दुनिया को दे सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने फिर से वसुधैव कुटुंबकम की उसी भावना का जिक्र करते हुए इस पत्र में देश और दुनिया को ये बताया है कि भारत की जो मूल भावना है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की है। और उसी तरह से उनको यूनिटी यानी उसी ब्रह्मांड में एकता का दर्शन हुआ जब वो समाधि में कन्याकुमारी में अपने कुछ क्षण बिता रहे थे। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने भारत के लोकतंत्र से जो दुनिया को सबक मिले हैं उसका जिक्र किया है और स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि इतने बड़े डेमोक्रेसी को चलाना आसान नहीं है और जिस तरह से देश कई सारी चुनौतियों से आगे बढ़ करके विकसित भारत का संकल्प लिया है, अब वो समय आ गया है। विवेकानंद जी का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि 50 सालों का विज़न विवेकानंद जी ने रखा था और तब भारत को आज़ादी मिली थी ठीक 50 सालों के बाद। इसी तरह की आज़ादी अब गरीबी से इस भारत को बाहर निकालना है और जो तमाम चुनौतियां हैं इस वक्त की, एक बार फिर से भारत को विकासशील देश से अब विकसित राष्ट्र बनाना है। तो अगले 50 साल का जो विज़न है वो भी लेकर के सभी को चलना है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो काफ़ी इमोशनल और तर्कों पर आधारित जो उन्होंने काम करके दिखाए हैं उसका भी जिक्र उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस पत्र में किया है।
साथ ही अजय, जिस तरीके से आपने बात की कि विवेकानंद जब भारत दर्शन करके पहुंचे थे, स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने गरीबों से बात करी थी, साथ ही उनके उत्थान की बात करी थी और उसके बाद चट्टान को तैर करके उन्होंने विकसित भारत का संकल्प किया था और उन्होंने वो ध्यान किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ ध्यान किया है और उसके बाद कई संकल्प निकल कर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जहाँ स्वामी विवेकानंद ने एकता का संदेश दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पत्र भी एकता का संदेश दे रहा है, सद्भावना का संदेश दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस अवधारणा की शुरुआत 10 साल पहले की गई थी, भारत को एक सूत्र में, एक यूनिट के रूप में देखने की जो बात प्रधानमंत्री ने की थी और अलग अलग तरीकों से भारत को अलग अलग करके देखने की जो एक परंपरा विपक्षी दलों ने दिखाई, उसका उन्होंने प्रत्युत्तर देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि ये तिरुवल्लुवर की, संत तिरुवल्लुवर की धरती, जहाँ पर कन्याकुमारी जिस जगह का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कैसे वो, ऐसा लगता है कि संत तिरुवल्लुवर की जो मूर्ति है वो भारत माँ की ओर निगाहें करके खड़ी हुई है और ये कह रही है कि ये भारत एक ही है। तो उनके चाहे आदर्श हों, चाहे विवेकानंद जी के आदर्श हों, वो सभी संपूर्ण भारत को एक इकाई के रूप में देखते हैं और इसी एकता की भावना को लेकर के सभी को आगे बढ़ना है। और स्पष्ट तौर पर जो संतों ने हमारी परंपरा निभाई, वो इंदुसर जिसको आप कन्याकुमारी कहते हैं और मानसर जिसको आप कैलाश मानसरोवर कहते हैं, तो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो पूरा क्षेत्र है, जिसे आप इंदु सरोवर से लेकर के हिमालय तक के, जिससे हिंदू शब्द भी निकला है, ही और इंदु को मिला करके, तो वो एक एकीकरण का जिक्र करते उन्होंने कहा कि कैसे माँ पार्वती ने कन्याकुमारी में साधना की, जबकि भगवान शिव कैलाश में विराजते हैं, जो कि हिमालय का हिस्सा है। तो इस पूरे भारत की अवधारणा और इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मजबूत धरातल पर भारत की जो पूरी अवधारणा खड़ी होती है और उसी को प्रधानमंत्री रेखांकित करते हुए कहते हैं कि कैसे चुनाव के दौरान उन्हें डिटैचमेंट का अनुभव हुआ और वो कुछ समय के लिए अपने हिमालय के दिनों में वापस चले गए इन साधना के दौरान, और उससे उनको नई ऊर्जा मिली है और फिर से वो नए संकल्प के साथ उसी कर्तव्य पथ पर फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आते हैं। और पूरे देश का उन्होंने आह्वान किया है कि जिस तरह से पंचप्राण में, आपको याद होगा कि पंचप्राण में सभी को एक प्रण ये भी है कि अपने कर्तव्यों को ध्यान में रख करके विकसित भारत में अपना योगदान देना है। तो ये प्रधानमंत्री का संकल्प पत्र सभी नागरिकों को उसी प्रण की याद दिलाता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पत्र देशवासियों के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसमें आगे किस तरीके से काम होना है और क्या कुछ संकल्प रहेंगे, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पत्र में करते हुए नजर आए हैं और देशवासियों के नाम ये पत्र प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। न्याय से विराम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं नए सवेरे में आगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर लेते हैं, जिसके नतीजे का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। कल होने वाली मतगणना, यानी कि अब से ठीक 24 घंटे के बाद तैयारियां जो है चुनाव आयोग ने अब चाक चौबंद कर रही हैं और कल लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे 8,360 उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की कुल 542 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश,
सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसमें से 2 राज्यों के परिणाम रविवार को आ गए हैं। बाकी 2 विधानसभा चुनाव की मतगणना लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 जून को होगी, यानी कि कल। देश के 29 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों में आम चुनावों की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई थी और 1 जून को अंतिम चरण के तहत किए गए मतदान के साथ ही 7 चरणों का आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। चुनाव आयोग ने होम वोटिंग समेत कई नई पहलों की भी शुरुआत की, ताकि दुनिया के सबसे बड़े चुनावी मैराथन और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अधिक से अधिक मतदाता बढ़ चढ़ कर भाग लें। चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। पर्यवेक्षकों और मतगणना दलों को परिपत्र बांटे जा चुके हैं। साथ ही हीट वेव से बचाव के लिए पर्याप्त ORS, मेडिकल किट और मेडिकल टीम भी मतगणना स्थल पर मौजूद रहने वाली है। और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग आज दिन में करीब 12:30 बजे एक प्रेस वार्ता करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए कल यानी कि आने वाली 4 जून को वोटों की गिनती होनी है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी की निगाहें अब 4 जून पर टिक चुकी हैं। आज होने वाली इस प्रेस वार्ता से एक दिन पहले यानी कि बीते कल 2 जून को भाजपा और इंडी गठबंधन के नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात भी की थी और इस मुलाकात में भारतीय जनता पार्टी ने मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। वहीं इंडी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने पोस्टल बैलेट की गिनती के मुद्दे पर बात की थी। तो कल होने वाली वोटों की गिनती से पहले एक दिन पहले चुनाव आयोग की आज प्रेस वार्ता होने वाली है। ये प्रेस वार्ता दोपहर 12:30 बजे होगी, जिसमें मतदाता से लेके मतगणना तक सभी जानकारियां चुनाव आयोग जो है वो साझा करने वाला है। और इससे जुड़ी जानकारी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋषि कुमार जुड़ चुके हैं। ऋषि, सुप्रभात। आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की आज प्रेस वार्ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है 12:30 बजे। और इस तरीके की प्रेस वार्ता हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, हर चरण के बाद चुनाव आयोग की एक प्रेस वार्ता होती थी, लेकिन आज की प्रेस वार्ता में किस तरीके की जानकारी चुनाव आयोग साझा कर सकता है? देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो निश्चित तौर से यह पहली बार है कि मतगणना से जस्ट एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले ये प्रेस वार्ता हो रही है। अमूमन जैसा कि आपने बताया कि पूर्व में ये देखा जाता था और होता रहा है कि हर चरण के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उप निर्वाचन आयुक्त स्तर के अधिकारी के द्वारा, जिसमें कि जितने भी पोल परसेंटेज हुआ करते थे उस चरण उसका ब्यौरा दिया जाता था। इस बार आयोग ने ये ब्यौरा अपने वेबसाइट के माध्यम से और प्रेस को डायरेक्ट मैसेजेस के माध्यम से दिया, जिसमें उन्होंने पोल परसेंटेज बताया। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव की तैयारियों और उससे पहले जो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हुआ है, खासतौर से एग्जिट पोल के बाद, उसके बाद चुनाव आयोग के सामने जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, जिसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, और अगर हम कह रहे हैं कि एनडीए और INDIA गठबंधन दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, उन सभी का मुझे लगता है इसमें चुनाव आयोग जवाब भी दे सकता है, क्योंकि इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। एक तो मतगणना से पहले इस तरीके से आयोग किसी भी माहौल को मुझे लगता है आगे इस्टेब्लिश नहीं होने देना चाहता है, जिसमें कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। तो इसमें चुनाव आयोग ने अब तक जो अपनी भूमिका निभाई है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, वो उसको सुनिश्चित करते हुए अब मतगणना की ओर बढ़ रहा है। और देश में अभी भी चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उसके अधिकार का क्षेत्र माना जाएगा। और इसमें बेहद महत्वपूर्ण पल ये भी होगा कि किस तरीके से जो मतगणना है और उसके बाद के जो पहलू हैं उन सबको रेखांकित किया जाएगा। एक तो तैयारियों के बारे में भी बताया जाएगा कि किस तरीके की तैयारियां हैं, और जिस तरीके की शंकाएं आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, जो जिनको के लेकर आयोग ने कई बार कहा है कि आप जो भी अपना शिकायत है उसको कर सकते हैं, लेकिन उसको तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने हार जीत के जो ठीकरे हैं उसको चुनाव आयोग या व्यवस्था के ऊपर फोड़ने को लेकर। तो बहुत सारी चीजें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ सकती हैं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है 2024 के चुनाव में उससे पहले होने वाली मतगणना से होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस।
जी ऋषि, अगर बीते कल की हम बात करें तो बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल और इंडी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्शन कमीशन के पास में पहुंच करके एक छोटी सी मुलाकात भी की थी। उस दौरान क्या कुछ अहम मुद्दे रहे जिन पर चर्चा हुई और बातचीत हुई? देखिए, कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, दोनों की ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। खासतौर से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और मतगणना को प्रभावित करने तक के आरोप अभी चुनाव आयोग के सामने आए हैं। ये बेहद गंभीर मसला है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके के आरोप पहले पूर्व में नहीं देखे गए हैं। और इस मामले में कांग्रेस से भी और जो INDIA गठबंधन है उससे चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं उनके साथ प्रस्तुत करें, क्योंकि हवा में आरोप लगाने से जो हमारे जो परसेप्शन है हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, उनको आप चोट न पहुंचाएं। साथ ही साथ जो बीजेपी है उसने भी जो तमाम आरोप लगाए हैं उसके बारे में भी आरोप ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा है कि आप साक्ष्य दें। और इन सभी आरोपों में और इस मामले में अलग अलग राजनीतिक दलों ने कुछ कुछ बातें अपने जो भी उन्होंने शिकायत की है उसमें रखी भी है। अगर जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर से लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए सिंबल लगा हुआ उन्होंने गमछा पहन के वो पोलिंग बूथ पर गए थे। तो इस तरीके की तमाम शिकायतें भी हैं और मुझे लगता है इन शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग ने जो संज्ञान लिया है उसके बाद की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण है। जी ऋषि, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 12:30 बजे हम सबकी नजर रहेगी चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता की तरफ। आपसे ताज़ा अपडेट आगे भी हम लेते रहेंगे। और बिल्कुल, और ताज़ा अपडेट तो लेंगे ही, लेकिन साथ ही नया सवेरा में खबरों का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर से आपको सीधा रूबरू कराएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Here gravity and physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं नए सवेरा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के निहामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। जी हां, सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। तो पुलवामा के निहामा से आ रही है ये बड़ी जानकारी, जहां आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिल चुकी है और सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच इस समय मुठभेड़ जारी है। और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शबीर। शबीर, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे। शबीर, कितने आतंकवादियों की छिपे होने की आशंका जताई जा रही है और अभी मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच? जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि अभी जो है मुठभेड़ जारी है और फायरिंग का तबादुला दोनों साइडों से भी जारी है। आज सुबह ही सुरक्षा बलों और आर्मी को एक सूचना मिली थी कि इलाके में निहामा गाँव में एक रेजिडेंशियल हाउस में कुछ जो आतंकी है वो छुपे हुए हैं। जो ही इलाके का मुहासरा हुआ और जो टारगेट एरिया है, स्पेसिफिक मकान है, वहाँ पे जो कार्रवाई हुई तो वहाँ से फायरिंग हुई मिलिटेंटों के द्वारा से। तो फिर उसका जवाबी कार्रवाई यहाँ से हुई और एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। अभी जो है जो लेटेस्ट इनपुट है कि अभी फायरिंग का तबादला जारी है और कितने आतंकी छुपे हैं उसका भी तस्लीम नहीं हुआ है। बताया जाता है कि 1 से 2
आतंकी वहां छुपे हैं जो वहां से फोर्सेस पे फायरिंग कर रहे हैं और यहाँ से जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। जी शबीर, इस मुठभेड़ को शुरू हुए अभी कितना वक्त हो चुका है? अभी एक से 2 घंटे का वक्त हुआ है। अभी रिसेंटली भी स्टार्ट हुआ है 7:30 के करीब। तो अभी जो है अभी इंशाल्लाह वर्स है और फायरिंग दोनों साइडों से जारी है। अभी ये बताना मुश्किल होगा कि क्या 2 से ज्यादा या 2 ही हैं, लेकिन बताया जाता है कि 1 से 2 टेररिस्ट का वहां पे होना मुमकिन है। जी शबीर, ये निहामा का जो इलाका है वो पुलवामा से किस ओर पड़ता है? ये श्रीनगर से बिल्कुल 20 किलोमीटर है दूरी पे है और ये बिल्कुल जो हाईवे के पास में ही है, जहाँ से रेलवे लाइन जाती है उसी एरिया में है। तो ज्यादा दूर नहीं है श्रीनगर से, बिल्कुल 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो समझा जाए कि श्रीनगर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में ही है ये एरिया। अभी फिलहाल किस तरीके से मुठभेड़ वहां पर चल रही है? अभी पूरा जो पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बल के जो लोग हैं वो उन्होंने पूरे एरिया को मुहासरा किया है और टारगेट एरिया पे फायरिंग हो रही है। उसके अलावा जो बाकी एरिया है वहाँ पे तलाशी कार्रवाई जारी है। कहीं ये भी पता जाता है कि शायद कहीं और भी जो आतंकियों के साथी है वो उसी और जगह भी छुपे हुए हैं। तो एनकाउंटर के साथ साथ उस एरिया को तलाशी की जा रही है, पूरा मुहासरा हुआ है और कड़े से कड़े एकदम उठाए जा रहे हैं ताकि टेररिस्ट को वहां से एरिया से निकलने का कोई रास्ता ना बचे। जी शबीर, जो आसपास के निवासी हैं क्या उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है? बिल्कुल जो टारगेट एरिया के जो एरिया जो लोग हैं उनको पहले ही वहां से निकाला गया है सेफर प्लेसेस पे। तो ये यही सोच के कि कोलेटरल डैमेज ना हो, किसी सिविलियन को कोई नुकसान ना पहुंचे कोई तो ये हमेशा यही SOP फॉलो किया जाता है एनकाउंटर एरियाज में सुरक्षा बलों की ओर से कि जहाँ पे कोई टारगेट हो तो वहाँ पे जो सिविलियन पॉपुलेशन है, सिविलियन एरियाज हैं, उनको निकाला जाता है ताकि कोई भी जो है सिविलियन की मृत्यु ना हो या सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शबीर डार, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहां नए सिरे से मतदान हो रहा है। बिल्कुल साथी, आपको बता दें कि दोनों ही केंद्रों पर 1 जून को मतदान हुआ था और कई दलों ने इन केंद्रों पर गड़बड़ियों का भी आरोप लगाते हुए एक बार फिर से मतदान कराने की मांग की थी, जिसके बाद में चुनाव आयोग यहां पर दोबारा से आज मतदान करा रहा है। तो ये 2 सीटें हैं, बारासात और मथुरापुर के एक मतदान केंद्र पर आज दोबारा से मतदान हो रहा है। 2 केंद्रों पर पुनर्मतदान है आज। हालांकि नतीजे जो है वो कल ही आएंगे, यानी कि 4 जून को नतीजे हम सभी के सामने होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान कार्य संपन्न हो चुका है और आप सबको नतीजों का इंतजार है। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान पीएम ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। पीएम जहां जहां गए वहां जनता का बेपनाह प्रेम देखा गया। लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। उत्साह, उल्लास और अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने की तमन्ना। बीते कुछ सप्ताह के दौरान ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां गए, जनता के प्रेम का बादल उनके ऊपर जमकर बरसा। विशाल जनसभाएं हों या फिर रोड शो, पीएम के लिए लोगों का यह प्यार हर जगह नजर आया। जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के गूंजते नारों के बीच हर चेहरे पर एक अलग ही उमंग, अलग ही जोश था। जनता के प्रेम का ये सागर पीएम को बार बार अभिभूत करता रहा, भाव विभोर करता रहा। राज्य और शहर भले ही अलग अलग हों, लेकिन हर जगह लोगों का उत्साह, उनका प्रेम एक जैसा था। पीएम को अपने सामने पाकर, उनसे मिलकर बहुत से लोग भावुक हो गए। ये पल उनके लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा था। आज मेरा सपना पूरा हो गया। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कुसुम देवी।
आज से मिल के मेरा सपना पूरा हो गया। आज सपना पूरा हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री के लोगों से मिलने में ऐसा प्रेम था, इतना अपनापन था कि लोगों के अंदर उमड़ रही भावनाएं खुशी के आंसू बनकर बाहर आने लगी। वो बहुत मतलब अच्छे से हमारे साथ उनकी बात भी हुए, हमने जय श्री राम की ध्वनि भी दी। ভগবান দেখেছি আজকে আমরা, এটা আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া। বিজেপি করার এটাই আমাদের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল, তো আজকে আমাদের সার্থক বিজেপি করতে পেরে। জয় শ্রী রাম। पीएम मोदी के प्रति ये प्यार हर पीढ़ी, हर वर्ग में दिखा। युवाओं और बच्चों के साथ साथ देश की नारी शक्ति भी आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ी। कितने ही युवा अपने जज्बात को कागज पर उकेर कर साथ लाए थे। पीएम हर बार इस प्रेम के प्रति दिल की गहराइयों से आभार जताते रहे। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला नजारा मदर्स डे पर था, जब कई युवा पीएम मोदी की स्वर्गीय माताजी की तस्वीर बनाकर लाए। पीएम मोदी प्रेम के इस जज्बे को देखकर भाव विभोर दिखाई दिए। और कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं, आपका हाथ को पेन होगा भैया, लेकिन आप इतने प्यार से लाए हैं, और वो भी मेरी माँ का चित्र बना के लाए हैं। और पश्चिम की दुनिया आज मदर्स डे मनाती है। हम भारत के लोग तो 365 दिन माँ की भी पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की भी पूजा करते हैं, काली माँ की भी पूजा करते हैं, और भारत माता की भी पूजा करते हैं। भीषण गर्मी और भारी भीड़ के बावजूद पीएम को आशीर्वाद देने के लिए भारी जनसैलाब तो उमड़ा ही, बहुत से दिव्यांग भी पीएम को सुनने आए। पीएम को सामने पाकर उनके चेहरे खिले हुए थे। यहाँ 2-3 दिव्यांग बहनें हमें आशीर्वाद देने आई हैं। उनके लिए जगह खोलिए, उनको परेशानी हो रही है। यहाँ जो आगे खड़े हैं वो जरा हट जाएं, उन दिव्यांग बहनों को आगे आने दीजिए। मैं तब तक आगे भाषण नहीं करूंगा जब तक इन बहनों की व्यवस्था नहीं होती है। मैं इन बहनों की तकलीफ नहीं देख सकता हूं। जनसभाओं से रोड शो तक जनता के साथ पीएम मोदी का दिल का रिश्ता हर जगह साफ देखा गया। पीएम मोदी को देखकर लोगों के चेहरे हर बार खिल उठे। वहीं इस प्यार और आशीर्वाद के लिए प्रधानमंत्री मोदी बार बार जनता को सिर झुकाकर नमन करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने करीब पाकर जनता बेहद खुश हुई और कईयों की आंखों से आंसू भी चला गया, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 में धुआंधार प्रचार के साथ साथ प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में इंटरव्यू किए। प्रधानमंत्री ने लगभग 80 इंटरव्यू के दौरान 200 पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, जहां विदेश नीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक प्रधानमंत्री ने हर विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। – 2024 की चुनावी मुहिम और धुआंधार प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक दशक का रिपोर्ट कार्ड पत्रकारों के सामने रखा। पिछले कुछ सप्ताह में पीएम ने लगभग 80 इंटरव्यू दिए, जिनमें विदेश नीति से लेकर अर्थव्यवस्था और विपक्ष के आरोपों से लेकर अमृतकाल के एजेंडे तक सब पर विस्तार से बात हुई। कई इंटरव्यू ऐसे थे जिनमें एक ही संस्थान के कई पत्रकारों ने मिलकर सवाल किए। इस तरह पीएम ने लगभग 200 पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पीएम के जवाबों में विकसित भारत के लक्ष्य की गूंज भी थी और लहजे में गजब का आत्मविश्वास भी। पत्रकार मुझे पूछते हैं, क्या सचमुच में आपने टेलीफोन किया था यूक्रेन को? सचमुच में आपने पुतिन को फोन किया था? मैंने कहा अब कॉल डिटेल निकलवा दो, मैं तो क्या थक गया मेरे के जवाब देते।
अब इन लोगों को क्या करूं? नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जी। पहले ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। 2 राष्ट्राध्यक्षों से बात करके अपने छात्रों के लिए रास्ता निकाल दे। इसलिए मुसीबत यही है कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान के तिरंगे की यह ताकत होती है। पीएम विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को बार बार रेखांकित करते रहे। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को लेकर पीएम ने विपक्ष पर गंभीर सवाल उठाए। पीएम का संदेश साफ था कि देश हित को राजनीतिक हित से हमेशा ऊपर रखा जाए। विपक्ष की राजनीति के सांप्रदायिक और जातिवादी आधार पर भी पीएम का प्रहार करारा रहा। उन्होंने वोट बैंक के लिए जी SC, ST, OBC उसके आरक्षण पर भी डाका डाला हुआ है। उनकी नजर यही है कि ये अब वोट बैंक को कैसे देना, वोट जिहाद को समर्थन कर रहे हैं। ये सारी चीजें सांप्रदायिक प्रवृत्तियां सेकुलरिज्म का नकाब पहन करके कर रहे हैं। मुझे उनका ये ढोंगी सेकुलरिज्म का नकाब है देश के सामने उतार करके दिखाना है कि ये घोर सांप्रदायिक लोग हैं। संविधान को लेकर विपक्ष की बयानबाजी का पीएम ने अपने इंटरव्यूज में करारा जवाब दिया। पीएम ने संविधान के प्रति अपनी भावना को भी सामने रखा और विपक्ष को आईना भी दिखाया। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। पीएम ने भ्रष्टाचार से लड़ते रहने की अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। अपने इंटरव्यूज में पीएम विपक्ष के इकोसिस्टम को बेनकाब भी करते रहे। इन्होंने इस देश में एक भी व्यक्तित्व को बड़ा नहीं होने दिया, उस परिवार से कोई बड़ा होना नहीं चाहिए। ये लगातार उनके षड्यंत्र का हिस्सा है। मुझे भी जूझना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपने काम में समर्पित हूं, तो मैंने सब कुछ जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ दिया है। बिना भेदभाव हर पात्र व्यक्ति तक जन कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने को पीएम ने सच्चे सामाजिक न्याय, सेक्युलरिज्म और पारदर्शिता की मिसाल बताया। कई बार बातचीत में भावुक कर देने वाले पल भी आए। काशी में मां गंगा को लेकर बात करते करते पीएम भावुक हो गए। मैं हमेशा भाव रखता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, और माँ के जाने के बाद मुझे भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में माँ गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। विभिन्न भाषाओं के अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य माध्यमों को दिए गए इंटरव्यू देश के विकास के पीएम के विजन को साफ दिखाने वाले हैं। विपक्ष के राजनीतिक आरोपों का करारा जवाब देने के साथ साथ पीएम ने इन इंटरव्यूज में प्रमुखता से रेखांकित किया कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने का सफर और तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पीएम को के दिए गए ये तमाम इंटरव्यू ये दर्शा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हर अहम मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं और साथ ही साथ अपने विजन को रेखांकित किया है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं लद्दाख की, जहां पर आपको बता दें कि 25वें कारगिल विजय दिवस समारोह के रूप में भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई है। भारतीय सेना की टाइगर हिल ब्रिगेड ने इसके लिए मानव पुस्तकालय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध में लड़ने वाले जांबाज जवानों को सम्मानित कर कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन किया गया। समारोह की शुरुआत में सेवानिवृत्त कर्नल अभय ने तिरंगा भी फहराया और उस दौरान की एक खास तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी की स्थिति इस महीने की 4 तारीख तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी रहेगी। मौसम विभाग ने देश के शेष हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने का अनुमान व्यक्त किया है। तो पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया गया है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव मौसम में नहीं देखा जा सकता है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त दिल्ली से जुड़ रही है, साथ ही जोधपुर से लक्ष्य आर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों को सुप्रभात सबसे पहले। और संध्या, सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे, दिल्ली की अगर हम मौसम की बात करें तो कहीं ना कहीं गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है इन दिनों, और लू के जो थपेड़े पड़ रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संध्या। जी बिल्कुल कृतिका, मैं आपको बता दूं कि इस समय में 35 डिग्री तापमान है, लेकिन महसूस 37 डिग्री के आसपास हो रहा है। यानी कि अभी तो सूरज ने ऊपर चढ़ना शुरू ही किया है, लेकिन ये हाल है मौसम के दिल्ली राजधानी के। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने 43 से 44 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान रहने का अनुमान जताया है। साथ ही पूरे सप्ताह की अगर बात करें तो 45 डिग्री तक ये तापमान रहेगा। बीते कल की अगर हम बात करें तो कल भी 42.7 और 8 डिग्री के आसपास ये तापमान रहा है, यानी कि लगभग 43 डिग्री तापमान महसूस किया गया। हालांकि हल्की राहत महसूस करने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने ये कहा है कि रात के समय में, देर शाम या रात के समय में धूल भरी हवा जो है वो रफ्तार पकड़ सकती है, जिसकी वजह से तापमान में हल्की गिरावट महसूस की जा सकती है। लेकिन दिन की अगर बात करें तो मौसम जस का तस बना रहेगा, यानी कि लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना होगा और लू से भी दो चार होना पड़ेगा। जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि उत्तर भारत में किस तरह के हालात हैं, तो मौसम विभाग ने यही बताया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान हो या अन्य इलाके हो, वहां पर भी हालात जस के तस बने रहेंगे और भीषण गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट की अगर बात करें तो यही चेतावनी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और मौसम विभाग की तरफ से भी बार बार दी जा रही है कि आवश्यकता हो तो ही आप घरों से बाहर निकले, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप कुछ ऐसे इंतजामात अपने साथ करके निकले, ऐसे इंतजामात साथ लेकर के चलें जिससे आप लू से कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी सेहत को बचा पाएं। जी, लक्ष्य का और रुख करते हैं। लक्ष्य जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, आपसे पूछना चाहेंगे कि राजस्थान में भी हालात हम देख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप यहाँ पर भी और लू के थपेड़े यहाँ पर भी पड़ रहे हैं। अगर फलौदी की बात की जाए तो 50 डिग्री से ऊपर गया है यहाँ का तापमान। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जी, क्योंकि जो आगामी दिन है उसमें राहत के आसार तो नहीं थे, परंतु पश्चिमी विक्षोभ ने कल जिस प्रकार से कल
परिणाम आने वाले हैं और लोकसभा परिणाम के साथ में जो आने वाली सरकार है उसके रास्ते और उसकी जो परिणाम है वो साफ हो जाएंगे। मौसम भी कल पश्चिमी विक्षोभ से थोड़ा मौसम साफ नजर आया। कल जोधपुर संभाग में आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादलों के प्रभाव से थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे थोड़ा तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई है। जहां तापमान 45 से 46-48 डिग्री पहुंच रहा था, वो आज तापमान 42 और 41 डिग्री पे दर्ज किया जा रहा है। मैं मौजूद हूं जोधपुर में। यहाँ पे जिस प्रकार से जो पर्यटक हैं, पर्यटकों का मुख्य केंद्र रहता है जोधपुर, मेहरानगढ़ फोर्ट और अन्य जो केंद्र हैं जोधपुर के, वो पर्यटक के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहते हैं। तो गत दिनों में पिछले एक महीने से जिस प्रकार पूरा राजस्थान, समूचा प्रदेश जिस प्रकार से लू के थपेड़े से रहा था, भीषण गर्मी से जो जनजीवन प्रभावित था, पर्यटक प्रभावित थे, पिछले दिनों में कल जिस प्रकार से थोड़े आंशिक बादल, थोड़ी सी बारिश हुई बूंदाबांदी के प्रभाव से, वहीं पाली जिले में और आसपास के जिलों में थोड़ी आंधी और बूंदाबांदी से थोड़े तापमान में गिरावट आई है। परंतु जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसका कहना है कि आगामी दिनों में कुछ विशेष राहत नहीं है। जो तापमान है वो 45 के आसपास बना रहेगा। वहीं हल्की बूंदाबांदी पश्चिम विक्षोभ से हो सकती है। वहीं मैं बात करूं जोधपुर में कि तो जोधपुर में जो राहत है, अभी फिलहाल सुबह का समय है, हल्की धूप है, परंतु फिर भी जो मौसम है वो थोड़ा खुशनुमा नजर आ रहा है। पिछले दिनों की मैं बात करूं तो पिछले दिनों से आज थोड़ा मौसम खुशनुमा है। थोड़ी आज बारिश की वजह से थोड़ी हवा में थोड़ी ठंडक महसूस की जा रही है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही संध्या, आपका भी शुक्रिया, लेकिन आप लगातार बने रहिए क्योंकि आगे अन्य खबरों पर भी आपसे ताज़ा अपडेट लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जहां गर्मी से एक तरफ तो परेशानी हो ही रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की चिलचिलाती और भीषण गर्मी से लोग वैसे ही परेशान थे और ऊपर से जल संकट से दिल्ली वासी हलकान हो रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि उसकी तरफ से पानी की कोई कमी नहीं की गई है। आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो मौसम की मार के बाद अब दिल्ली में जल संकट बढ़ता जा रहा है और जल संकट के साथ साथ ही सियासी संकट भी बढ़ता जा रहा है। संध्या शर्मा हमारे साथ दिल्ली से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संध्या, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार और हरियाणा के बीच हम लगातार हर गर्मी में देखते हैं कि घमासान चलता है जल पर, और पानी की संकट से एक तरफ जो दिल्ली वासी है वो तो जूझ ही रहे होते हैं, यहाँ सियासत और गर्म होने के साथ पानी का संकट जो है वो एक तरफ अपना रुख ले लेता है और सियासी रुख एक तरफ ले लेता है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है संध्या, तो किस तरीके से दिल्ली सरकार ने अपनी अर्जी दाखिल की है? जी निश्चित तौर पर भावना, आपको बता दें कि जब तेज़ बारिश होती है तब भी दिल्ली की जो स्थानीय सरकार है वो रुख करती है आसपास के राज्यों की ओर, और जब पानी नहीं मिलता है तो भी आसपास के राज्यों की ओर, और जब बात नहीं अपने मतलब की साधी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर लिया जाता है। यही हालात अब भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक तरफ जहां भीषण गर्मी है, लोगों को 2 बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं आसपास के राज्यों पर पूरा ठिकरा फोड़ने में लगी हुई है, लेकिन लोगों को जलापूर्ति किस तरह से होगी इसकी चिंता नहीं की जा रही है। पिछले हफ्ते लगातार हम देख रहे हैं कि लोग भीषण गर्मी में भी पानी के लिए तरस रहे हैं। टैंकर जब इक्का दुक्का जब किसी बस्ती में या किसी कॉलोनी में पहुंचता है तो लोगों में आपसी झगड़ा और तनाव भी देखने को मिलता है इसी पानी की वजह से। आप अभी कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि 45 डिग्री के आसपास तापमान है। आप अंदाजा लगाइए कि इतनी भीषण गर्मी और लोगों को ठंडा पेयजल तो दूर, पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, पानी भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ लोग इतने नहीं है कि पानी भी जो है वो खरीद के उनको पीना पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ आपने रुख किया है वो तो समझ में आता है, लेकिन आसपास के राज्यों पर भी आप कहते हैं कि आप जलापूर्ति बढ़ा दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश से कहा कि आप जलापूर्ति बढ़ा दीजिए, आपने हरियाणा सरकार से कहा कि आप जलापूर्ति बढ़ा दीजिए, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं यही उठता है कि आपने क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि भीषण गर्मी पड़ेगी और अब से कुछ ही महीने बाद जब बारिश अपने शबाब पर होगी, जब बारिश बढ़ेगी,
तब एक बार फिर हम देखेंगे कि जल भराव की स्थिति हो जाएगी। तो यानी कि जब आपको पता होता है कि जिस तरह से संभावनाएं हैं, तेज गर्मी पड़नी है, तेज बारिश होनी है, तो क्यों नहीं पहले स्थानीय सरकार सचेत हो जाती है। हमने लोगों से बात की तो लोगों का यही कहना है, लोगों का आक्रोश भी कहीं ना कहीं फूट रहा है कि हम पानी कहाँ से लाएं, क्योंकि और दिल्ली और हरियाणा आमने सामने आ चुके हैं। आज देखना होगा जब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी तो कोर्ट क्या सुनवाई करती है और आगे किस तरीके से दिल्ली सरकार आगे पानी मुहैया कराने के लिए दिल्ली वासियों को पानी मुहैया कराती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए संध्या आपका धन्यवाद। बिल्कुल, और इसी के साथ में अब नया सवेरा में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें जो है हादसे से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहाँ पर दरअसल बारातियों से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 18 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस दुखद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दुख भी जताया है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में भोपाल से हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। आदित्य, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस हादसे को लेकर? कृतिका, बहुत दर्दनाक ये पूरा हादसा है और कहें कि शादी की खुशियां जो है वो मातम में बदल गई हैं एक परिवार के लिए। राजस्थान के जावर से एक बारात निकली थी, राजगढ़ की तरफ आ रही थी और राजगढ़ पहुंच ही रही थी और उसी राजगढ़ जिले के पास ही ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो है ये पलट गई है। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो जब जावर से निकला था राजस्थान से, जो परिवार है जो जहाँ हादसा हुआ है उस परिवार के लोग बता रहे हैं कि उसने तब से ही शराब पीना शुरू कर दिया था और रास्ते भर वो शराब पीता हुआ आया था। उसको समझा भी रहे थे, रोक भी रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहा था और आखिर यही हुआ कि वो जैसे ही राजगढ़ जिले के पास पहुंचा और वो ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और वो पलट गई और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से जब पलटी वो तो उसके नीचे दबने की वजह से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 18 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जो कुछ घायलों को भोपाल भी रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री ने और राष्ट्रपति ने इस पर शोक भी व्यक्त किया है और ये भी कहा है कि राजस्थान सरकार के वो टच में है। रात में ही राजस्थान पुलिस जो है वो वहां पहुंच गई थी और उपचार फिलहाल चल रहा है। तुरंत मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नारायण सिंह को भी मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर भेजा था और वो वहां पर पहुंचे। देर रात तक अस्पताल में मौजूद थे, घायलों की व्यवस्था करवाई थी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। नया सवेरा में रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद होगी अखबारों के सुर्खियां का हमारा खास सेगमेंट। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब बढ़ते आगे और रुख करते हैं अखबारों की सुर्खियां। और आज के अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चल पड़ते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के पास। गवीश, सुप्रभात। क्या है आज आपके पास अखबारों के पिटारे से? सुप्रभातम भावना और कृतिका और हमारे दर्शकों को भी सुप्रभात। बात करें अखबारों की सुर्खियों की तो पहली जो सुर्खी है वह जुड़ी है प्रधानमंत्री के एक्शन प्लान से, जहां कन्याकुमारी से ध्यान मग्न होने के कर लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री अपने कार्य में जुट गए हैं और जो एग्जिट पोल के जो तमाम शोर शराबे हैं उससे दूर वे अपने कार्यों की ओर सतत लगे हुए हैं और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इस उक्ति को कहीं ना कहीं सार्थक करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 100 दिन के एक्शन प्लान पर भी काम शुरू किया है और चक्रवात रेमल के कारण पैदा हुई बाढ़ की स्थिति की भी समीक्षा की है।
और साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारियों की भी समीक्षा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। बात करें अग्रिम समाचार की, तो अग्रिम समाचार जुड़ा है एग्जिट पोल के नतीजों पर विविध जो नेता हैं उनके बयानों से जुड़ा हुआ, जहां हर पार्टी ने एग्जिट पोल को अपने अपने तरीके से, अपने अपने नज़रिए से देखा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल ये बहुत पहले से तैयार किए गए थे और ये जनता को केवल बरगलाने के लिए और झूठ दिखाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भी साथ ही एग्जिट पोल के इन जो परिणाम जो दिखाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल के जो रुझान हैं, उनको भी गलत बताया है। बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेता हरदीप पुरी की, तो उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी जो है जनता ने उस पर विश्वास किया है और हमारी 350 से लगभग 400 की सीट आने की जो संभावना है एग्जिट पोल में जो दिखाई जा रही है वो सही है। बात करें अग्रिम समाचार की, तो अग्रिम समाचार जुड़ा हुआ है निर्वाचन के परिणामों से। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य के निर्वाचन परिणाम कल आए हैं, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार लगातार भाजपा ने अपनी सरकार जो है बहुमत में हासिल की है और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 सीटों में से 31 सीटों पर जो है बढ़त बनाते हुए एक प्रचंड जो जीत है वह दर्ज की है। अग्रिम समाचार है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया गया था, उसके बाद केजरीवाल ने अपनी जो सरेंडर किया है तिहाड़ जेल में। आपको बता दें कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दोषी हैं और 5 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल में फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अगला समाचार है शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय में CUET के माध्यम से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पर एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बार बता दें कि 31,000 सीटों पर प्रवेश के लिए जो संयुक्त पंजीयन प्रक्रिया है वह आरंभ हो चुकी है और तय सीटों से लगभग 30% से अधिक सीटों पर इस बार जो है एडमिशन है वह किए जाने हैं और पिछली बार भी जो तय सीटें थी उससे अधिक एडमिशन्स विद्यार्थियों के किए गए थे। अग्रिम समाचार है वैश्विक जगत से, जहां पर भारत ने फिर से एक बार पुराणोक्त कथन परोपकारः पुण्याय को सार्थक किया है और जहां क्यूबा में 90 टन की जो मेडिकल सहायता है, सामग्री है, वह भेजी गई है। बता दें कि क्यूबा में लगातार बीमारियों के कारण लोगों की वहां मृत्यु हो रही थी और ऐसी अवस्था में भारत के द्वारा भेजी गई यह सामग्री क्यूबा के लिए बहुत बड़ी सहायता मानी जा रही है। तो इस प्रकार ये शिक्षा जगत से, राजनीति से कुछ जुड़े हुए समाचार थे जो विविध समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए। आइए चलते हैं अब आपके साथ और बढ़ते हैं नया सवेरा में आगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गविश, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में हमारे दर्शकों के सामने परोस कर लाने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं तेलंगाना दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम की कुछ सुंदर झलकियों के साथ। बिल्कुल, आप लीजिए इन सुंदर झलकियों का आनंद। मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। सर्वज्ञ सिंह भूपा